नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान विषय कक्षा 10 के आरबीएससी बुक के सारे क्वेश्चन इस की वीडियो में हल करने वाले हैं। तो साथियों, जो है आपको पता है कि आरबीएससी की बुक से ही इस बार प्रश्न आने वाले हैं और 300 प्लस प्रश्न विज्ञान के हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के। तो साथियों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे पहले हमने 6th, 7th, 8th और 9th के जो वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको रेवंत राज मैथमेटिक्स ग्रुप पर मिल जाएगी और इसकी भी पीडीएफ जो है वो जल्द ही डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को कर लीजिए लाइक। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नारू रोग का रोगजनक है। तो साथियों, नारू रोग का जो रोगजनक रहने वाला है वो रहने वाला है कृमि, और उस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, स्वस्थ शरीर का तापमान सामान्य रक्तचाप होता है। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों, ये होता है 120/80। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो साथियों, तंबाकू जो है वह सोलेनेसी कुल का पादप है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 10वीं की किताब से लिए गए हैं। महत्वपूर्ण जो पार्ट के पीछे बन रहे हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से जो पार्ट के अंदर से लिए गए वो सारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, मदिरा का मुख्य घटक है। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए मदिरा का जो मुख्य घटक होता है वो होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन की कमी से साथियों कौन सा गेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने। विटामिन B1 की कमी से साथियों बेरी रोग होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए साथियों, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं कौन से जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं? साथियों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जलजन्य रोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलजन्य रोग कौन सा है साथियों? यहाँ पर पूछा गया है पीलिया, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, हैजा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा साथियों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ चुका है, मोटापे से किस रोग की संभावना अधिक बढ़ जाती है साथियों? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा हृदय रोग, घुटनों का दर्द, मधुमेह। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा साथियों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, स्पाइगमो मैनोमीटर से क्या मापा जा सकता है? स्पाइगमो मैनोमीटर जो है उससे क्या मापा जा सकता है साथियों? तो स्पाइगमो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, इंसुलिन का स्राव होता है। साथियों, इंसुलिन का स्राव किससे होता है? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्कोलाइड है? निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्कोलाइड है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों तंबाकू। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए साथियों, किस पादप के फल के लेटेक्स में मार्फिन पाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। मार्फिन जो है किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा अफीम। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, LSD का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, LSD का जो पूरा नाम है वो है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड। ये रहेगा LSD का पूरा नाम। साथियों, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि कम समय लगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, दांतों को गलाने वाले फास्फोरिक अम्ल की मिलावट निम्नलिखित में से किसमें की जाती है साथियों? तो दांतों को गलाने वाले फास्फोरिक अम्ल की जो मिलावट है वो कोल्ड ड्रिंक्स में की जाती है।
दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स को मीठा जहर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, विभिन्न स्तरों पर भोजन, पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो साथियों ये नियंत्रित करती है संवरणी पेशियां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के आपने पढ़े हैं। मांसाहारी पशुओं में जो सर्वाधिक विकसित होते हैं साथियों वो होते हैं रदनक दांत। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस या गांठी ढक्कन आपने सुना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है साथियों? तो 19 नंबर का राइट आंसर रहेगा ग्रहणी में होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? तो साथियों पीयूष ग्रंथि जो है लार ग्रंथि नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा रेनिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीयक श्वसन अंग इनमें से कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा मुख। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। द्वितीयक श्वसन अंग कौन सा है? मुख। 22वें का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है साथियों? 2 होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है एल वियोलाई में पाई जाती है। 4 विकल्प है साथियों। एल वियोलाई में क्या पाई जाती है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा सल की उपकला पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर का जो द्रव्य भाग होता है साथियों वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जो विकास है कहाँ पर होता है साथियों? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा पलिहा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 27वां है, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है साथियों? बिंबाणु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बाकी लिम्फोसाइट, बेसोफिल और मोनोसाइट ये डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार होते हैं, तो बिंबाणु नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला है कि किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो साथियों वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों ही रहते हैं प्रतिजन ए और बी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी रक्त समूह। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? एक हृदय चक्र में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है साथियों? 2 बार गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है साथियों? यूरिया का उत्सर्जन करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा, यानी गे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो साथियों 4 विकल्प है आपके सामने। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 31 नंबर का पहला ऑप्शन। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 32, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है। प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा 33 का? ऑप्शन नंबर 4 खे व गे दोनों, यानी अंडाशय और वृषण दोनों जो है प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला है प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है साथियों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों की ओर पहुंचाती है प्रेरक तंत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 35 पे आइए। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 36वां देखिए। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? तो साथियों 26 नंबर का राइट आंसर रहेगा मेलेटोनिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि नहीं निकालती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है दैनिक ले नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? दैनिक ले के नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि का नाम पूछा गया है। राइट आंसर क्या रहेगा? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है जैविक घड़ी भी कहलाती है, तीसरी आंख भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेती भी कहलाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है साथियों? 38 नंबर में पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा मिश्रित, यानी ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है पित्त रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? प्रोटीन पाचक, वसा पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा साथियों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए। दांत जबड़े की अस्थि के खांचों में फिट होते हैं, यह स्थिति क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत जबड़े की अस्थि के खांचों में फिट होते हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? गृत दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गृत दंती। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए। आमाशय का बीच वाला भाग क्या कहलाता है? आमाशय के 3 भाग होते हैं, आपसे पूछा गया है बीच वाला भाग क्या कहलाता है? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फंडिक भाग कहलाता है दोस्तों। फंडिक भाग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला है बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है साथियों? 42 नंबर का राइट आंसर रहेगा अंधनाल, या इसे कहते हैं सिक्कम। बड़ी आंत के 2 भाग है, आपको पता है। सिक्कम को 3 भाग है, सिक्कम कोलन रेक्टम। और छोटी आंत के भी आपको पता है 3 भाग है, डेडुनम जेजुनम इलियम। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है आमाशय में भोजन का पीएच या माध्यम होता है। आमाशय में भोजन का जो माध्यम होता है किस में होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा अम्लीय माध्यम में होता है भोजन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण कौन करता है साथियों? राइट आंसर रहेगा के व खे दोनों, यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर गे, यानी तीसरा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे साथियों। आहार की ऑक्सीटिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑक्सीटिंग कोशिकाएं जो है आहार की क्या स्रावित करती है? तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है कौन? वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा डायफ्राम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एडम एप्पल किसे कहा जाता है? एडम एप्पल किसे कहा जाता है साथियों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा साथियों स्वर यंत्र या लैरिंक्स को एडम एप्पल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सी आकार के उपास्थि के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आकार के उपास्थि के छल्ले जो है कहाँ पाए जाते हैं साथियों? श्वास नली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है केवल सल्की उपकला से बना श्वसन तंत्र का कौन सा भाग रक्त कोशिकाओं से घिरा रहता है? केवल सल्की उपकला से बना श्वसन तंत्र का कौन सा भाग रक्त कोशिकाओं से घिरा होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 50 नंबर। मनुष्य में गैसों का विनिमय होता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। मनुष्य में गैसों का विनिमय कैसे होता है? तो 50 नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों
के और खे दोनों, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। और के क्या है, कोशिकाओं की वायु तथा कोशिकाओं के रक्त के बीच और रक्त कोशिकाओं के रक्त व ऊतक की कोशिकाओं के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है किस समय? वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है साथियों किस समय करती है? जब तनपुट यानी डायफ्राम के संकोचन के समय ये फेफड़ों में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है रक्त का पीएच मान, सामान्य पीएच मान कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 7.4। जो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है, आप सभी को पता है रक्त हल्का क्षारीय है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया है साथियों, राइट आंसर रहेगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर 4। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका ग्रेन्युलोसाइट है? कौन सी श्वेत रक्त कणिका ग्रेन्युलोसाइट है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा इकोसियोनोफिल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है कौन सी कोशिका वयस्क अवस्था में केंद्र विहीन होती है? कौन सी कोशिका वयस्क अवस्था में केंद्रक विहीन होती है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त है। विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त आरएच धनात्मक कारक होता है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है हृदय के द्विवलन कपाट को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड जो होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? माइट्रल वाल्व कहा जाता है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है। हृदय के बाएं भाग में क्या पाया जाता है साथियों? तो साथियों हृदय के बाएं भाग में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा 58 का। 59 देखिए पक्षियों व सरीसृपों के में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों व सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिक अम्ल है। क्या है साथियों? यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए मनुष्य में वृक्कों को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? मनुष्य में वृक्कों को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा मूत्र नलिका, यूरेटर। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए प्रश्न नंबर 61 वृक्कों की अवतल सतह पर पाई जाने वाली खांच क्या कहलाती है? वृक्कों की अवतल सतह पर पाई जाने वाली खांच क्या कहलाती है साथियों? हाइलम कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शरीर से बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करने वाला भाग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करने वाला भाग है साथियों यकृत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 63 है वृक्क द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। वृक्क द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, कौन ले जाती है साथियों? तो ये लेके जाती है वृक्कशिरा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है साथियों? निषेचन कहलाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कौन करता है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा आपका वृषण का अंतःस्रावी भाग इसका उत्पादन करता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम करती है। अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम कौन करती है साथियों? अंडवाहिनी करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। अगला है युग्मजन यानी जाइगोट, युग्मनज यानी जाइगोट से कोरक ब्लास्टुला बनने के लिए
क्या आवश्यक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाइगोट से ब्लास्टुला बनने के लिए क्या आवश्यक है साथियों? राइट आंसर रहेगा विदलन, ऑप्शन नंबर 4। अगला है थैलेमस किसका भाग है? थैलेमस किसका भाग है साथियों? तो थैलेमस जो है वह अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है पोन्स व मेडुला ओब्लोंगेटा भाग हैं। पोन्स व मेडुला ओब्लोंगेटा किसके भाग है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा पश्च मस्तिष्क के भाग हैं पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में धूसर द्रव्य व श्वेत द्रव्य की स्थिति है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में धूसर द्रव्य व श्वेत द्रव्य की स्थिति है। राइट आंसर रहेगा साथियों पहला ऑप्शन। मस्तिष्क में बाह्य अर्थात कॉर्टेक्स में धूसर द्रव्य पाया जाता है और अंदर की ओर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। मेरुरेज्यु में अंदर की ओर धूसर द्रव्य, बाहर की ओर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। निश्चल कण पाए जाते हैं। निश्चल कण कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? तो ये निश्चल कण पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, तंत्रिकीय समन्वय के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है। कौन? तंत्रिकीय समन्वयन के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि की भी कार्य करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। 73 देखिए, वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन का स्राव करती है। सोमेटोट्रोपिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि साथियों? पीयूष ग्रंथि करती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किस हार्मोन की कमी से गेंगा रोग के रूप में परिलक्षित होती है? किस हार्मोन की कमी गेंगा रोग के रूप में परिलक्षित होती है साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, किस ग्रंथि के हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि के हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं साथियों? तो ये कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, ये इत्यादि नाम हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका कौन निभाता है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका कौन निभाता है साथियों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निभाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, क्षार का जलीय विलयन क्या करता है? क्षार का जलीय विलयन क्या करता है साथियों? क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है साथियों। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के, अम्ल व क्षार के विलयन जो है विद्युत के साथियों सुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो ये होता है H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच मान कितनी होगी? यहाँ पर 4 आपको पीएच मान दी गई है, इसमें से ये बताना है कि किसी अम्लीय विलयन की पीएच मान कितनी होगी साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 7 से कम वाला विलयन क्या होता है साथियों? वो अम्लीय विलयन होता है। कौन सा होता है? अम्लीय विलयन, करेक्ट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन। अगला है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? राइट आंसर क्या रहेगा? अम्लीय माध्यम में होती है साथियों। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। किसका किया जाता है साथियों? NaHCO3।
इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है धावन सोडा का सूत्र क्या है? धावन सोडा होता है साथियों, तो साथियों धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर ध्यान रखना है साथियों, क्लोरीन गैस देता है, Cl2 देता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है साबुन कार्य करता है कौन से जल में? किस प्रकार के जल में साबुन कार्य करता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा मृदु जल में साबुन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल सही आंसर है। अगला है मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, किस तरफ होती है? मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ किस तरफ होती है साथियों? अंदर की तरफ हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले H+ आयन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। प्रोटॉन या H+ ग्रहण करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं साथियों? कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ट्रिक याद रखनी है, अनिल ए अम्ल नीला और उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए पीएच स्केल में पी किसका सूचक है? पीएच स्केल में पी जो है साथियों शक्ति यानी पुरुषांश का सूचक है, जर्मन शब्द है पुरुषांश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा HCl अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 91 में देखिए जिप्सम में क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? जिप्सम में क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 91 नंबर। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा ऑप्शन 2 क्रिस्टल जल के होते हैं, क्योंकि CaSO4.2H2 होता है, तो 2 क्रिस्टल जल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला है उदर की जलन में राहत पहुंचाने के लिए उपचार के रूप में दिया जाता है। ये पिछली रीट में सवाल पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 93 अम्लीय प्रकृति का कारण है? अम्लीय प्रकृति का कारण है साथियों H+ आयन। क्या है? H+ आयन। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है साथियों? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2 होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। अगला देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है, तो पेयजल को शुद्ध करने में भी साथियों क्या आता है? विरंजक चूर्ण काम में आता है, CaOCl2 करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है लुईस अम्ल कौन सा है? लुईस अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा है साथियों? तो लुईस अम्ल का उदाहरण है साथियों Mg2+ लुईस अम्ल है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है लुईस क्षार कौन सा है? लुईस क्षार कौन सा है? तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में से लुईस क्षार है साथियों H2O। कौन सा है? H2O। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है समुद्र जल या खारे पानी को सुखाकर क्या बनाया जाता है? समुद्र जल या खारे पानी को सुखा करके क्या बनाया जाता है साथियों? नमक बनाया जाता है, NaCl। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला है अपमार्जक सफाई का कार्य किस प्रकार के जल में करता है? अपमार्जक सफाई का कार्य किस प्रकार के जल में करता है? कठोर व मृदु दोनों जलों में करता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सभी मिशेल होते हैं जिससे वे अवक्षिप्त नहीं होते हैं। सभी मिशेल होते हैं जिससे वे अवक्षेपित नहीं होते हैं, तो साथियों ऋणावेशित होते हैं सभी मिशेल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन साथियों अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला है एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब एक पदार्थ दो अणुओं में, दो या दो से अधिक अणुओं में टूटता है तो ये प्रक्रिया अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ साथियों अपचायिक कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 104 देखिए, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाते हैं साथियों? उत्प्रेरक बढ़ाते हैं साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं साथियों? एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं साथियों? जैव उत्प्रेरक होते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, 2Mg + O2 gives to 2MgO में किस प्रकार के मैग्नीशियम धातु किस अभिक्रिया इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है? मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है साथियों? ऑक्सीकृत, अपचायित, अपघटित या विस्थापित? तो राइट आंसर रहेगा ये ऑक्सीकृत हो रहा है। पहला ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? जो दोनों दिशाओं में चलती है। तो ये वाला जो चिन्ह है आपका इस प्रकार वाला, ये काम में लिया जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है क्या कहलाती है? तो साथियों, बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित होती है उसे स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा साथियों निकलती है, उत्सर्जित होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? तो साथियों, अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। Fe3 का Fe2 में अपचयन हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 112 देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, किस अभिक्रिया में बनता है? दो या दो से अधिक अभिकारक जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो साथियों उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, CaO + H2O gives to CaOH का होल ट्वाइस। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो साथियों, इसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, CuSO4 + Zn gives to Zn और ZnSO4 + Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना साथियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में साथियों पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है। पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है साथियों, निष्कासन होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है क्या कहलाता है? वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, प्रबल क्षार जब दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो विलयन की पीएच का मान क्या होगा? जब प्रबल क्षार दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक रहेगा क्योंकि क्षार प्रबल है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों भौतिक
अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में विषैली गैस बनाती है। कौन सी विषैली गैस बनाती है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में? साथियों ये गैस बनती है फॉस्फेन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक जो होते हैं साथियों वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जैव उत्प्रेरक। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलता है। ध्यान रखें, तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ZnCuSO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अपघटन अभिक्रिया किसमें हो रही है? जिसमें एक अभिकारक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2KClO3 गिव्स टू 2KCl प्लस 3O2। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, Cl2 प्लस 2Ki गिव्स टू 2KCl प्लस I2 एक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 126, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन के विकिरणों का प्रयोग किया गया था? तो साथियों रदरफोर्ड के प्रयोग में जो है अल्फा कणों की बमबारी की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया था? तत्वों का सबसे पहला आवर्ती वर्गीकरण साथियों मेंडलीफ ने दिया था और सबसे आधुनिक हेनरी मोजले ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है? तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है पदार्थ के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? तो अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है उसमें कुल 7 आवर्त है और 18 वर्ग है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? साथियों बढ़ता है परमाणु का आकार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वांडरवाल त्रिज्या व सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है साथियों? बड़ी होती है वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलें आप इसको। किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? तो साथियों ये तत्व है आपका फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। याद रखिएगा साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं? तो साथियों सर्वाधिक धात्विक जो गुण हैं वह 1 नंबर वर्ग के सदस्य रखते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, रदरफोर्ड ने कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्रथम बार दर्शाया कि परमाणु में होता है। उन्होंने क्या बताया? परमाणु में क्या होता है साथियों? नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज में कठिनाई का क्या कारण था? न्यूट्रॉन की खोज में कठिनाई का क्या कारण था साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा 138 का? ऑप्शन नंबर 1 इसका आवेश रहित होना, यही कठिनाई का कारण था। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, जब इलेक्ट्रॉन एल कोश से के कोश में कूदता है तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एल से के कोश में जाता है तो क्या होता है साथियों? ऊर्जा निकलती है। क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है?
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्गों की संख्या एक ही बात है साथियों, तो वर्गों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। 141 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं? किसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है साथियों? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 141 का 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसमें? Kr में, क्रिप्टॉन में। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की एक ही समूह में नहीं आते? कौन से तत्व एक ही समूह में, एक ही वर्ग में नहीं आते हैं साथियों? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 142 का ऑप्शन नंबर 3 PS और Cl। PS नहीं आता है वो, फिर कल ये आता है FCl और I आता है, PS और Cl नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो साथियों अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? 143 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है। अक्रिय गैस होती है नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, ये अक्रिय गैसें हैं साथियों, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी, ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 को किस समूह में रखा गया है? परमाणु संख्या 13 एल्यूमिनियम को किस समूह में रखा गया है? 13वें खंड में रखा गया है साथियों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है A, B और C डाबेराइनर के अतिरिक्त तत्व है। यदि A का परमाणु द्रव्यमान 7 तथा C का 39 है तो B का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 23 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे। इन्होंने यही बताया था कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत परमाणु क्रमांक 20 का होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला है? तो साथियों मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है एल कोष द्वितीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? एल कोष द्वितीय आवर्त में साथियों कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीट में आया हुआ है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है साथियों? 2n² हो सकती है साथियों। क्या हो सकती है? 2n²। अगला देखिए 149। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो साथियों अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 150 नंबर। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? 150 का मेंडेलीव ने किया था साथियों। किसने किया था? मेंडेलीव ने। ऑप्शन नंबर सॉरी साथियों, इसमें राइट आंसर रहेगा J.R. न्यूलैंड्स ने किया था आवर्ती वर्गीकरण सबसे पहले, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 150 तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण पूछा है साथियों, तो मेंडेलीव ही रहेगा। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल मेंडेलीव ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस लक्षण पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस लक्षण पर आधारित है? आपके सामने 4 विकल्प भी है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला देखिए मेथेन में बंद कोण कितना होता है साथियों? मेथेन में बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अगला है C2H10 हाइड्रोकार्बन है। C2H10 कौन सा हाइड्रोकार्बन है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? 153 का ऑप्शन नंबर 2 पेंटीन। क्या रहेगा? पेंटीन। अगला देखिए साथियों ये C2H5 नहीं साथियों, C5H10 है। C5H10 CnH2n का सूत्र लगेगा तो पेंटीन राइट आंसर आएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए फ्रियोन 111 का अणु सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रीओन 11 का अणुसूत्र कौन सा है? तो फ्रीओन 11 का अणुसूत्र है साथियों CFCl3। CFCl3 पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर साथियों ध्यान रखना है आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन के 3 अपरूप है जिसमें सुचालक कौन सा होता है साथियों? ग्रेफाइट होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता व तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जब सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं साथियों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है यदि कार्बन में कार्बन परमाणु संख्या 3 हो तो पूर्व लगन क्या होगा? यदि कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो तो पूर्व लगन क्या लगेगा साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? मेथ एथ प्रोप। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा, प्रोप लगेगा। 159 देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl का IUPAC नाम क्या रहेगा? तो साथियों इसका IUPAC नाम क्या रहेगा? देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो 2 प्रोपीन, सॉरी 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 160 नंबर, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हैं। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक वोलर थे साथियों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण प्रयोगशाला में हुआ? तो सबसे पहले संश्लेषित होने वाला प्रयोगशाला में यौगिक कौन सा था? यूरिया था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए रासायनिक पदार्थों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो रासायनिक पदार्थों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? निकोलस लीमरी ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए कार्बनिक यौगिकों में यह तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा? कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है कार्बनिक यौगिकों के संबंध में कौन सा असत्य है? कार्बनिक यौगिकों के संबंध में आपको असत्य बताना है साथियों। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में है कि सभी कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, ये असत्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 165 देखिए 2-मेथिल 2-ब्यूटीन को व्यक्त किया जा सकता है। 4 सूत्र आपके सामने हैं 2-मेथिल 2-ब्यूटीन, तो बताइए। राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है साथियों? ये बनाता है ऋणाइन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? जब एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी होगी तो सहसंयोजी बंध बनेगा साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है साथियों मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन परमाणु आएंगे तो C4H10 करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए फ्रीओन 112 का सूत्र क्या है? फ्रीओन 112 का सूत्र बताना है साथियों, क्या रहेगा? C2F2Cl4 करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा। अगला देखिए उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण, तो साथियों फुलरीन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए एल्केन व एल्किन का समजातीय श्रेणी में अंतर है। एल्केन व एल्किन का समजातीय श्रेणी में अंतर कितना होता है साथियों? राइट आंसर रहेगा CH2 का, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे, तो मेथेन का होता है साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए श्रृंखलन से कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है?
संकलन प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? कार्बन में पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? जिनमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं साथियों, क्या कहते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सूत्र पूछा हुआ है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? 175 का। एल्काइन का पूछा गया साथियों CnH2n-2। CnH2n-2 होता है साथियों एल्काइन। 175 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है साथियों? CnH2n। ऑप्शन नंबर CnH2n, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है साथियों? 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 178 नंबर साथियों, निम्न में से कौन से दर्पण में वृत्त दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? तो साथियों वृत्त दृष्टि क्षेत्र दिखेगा उत्तल दर्पण में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होगा साथियों? निर्वात में होगा प्रकाश का वेग सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो कौन सा प्रभाव है साथियों? वह है साथियों अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा 180 का। अगला देखिए, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा। यदि +60 सेंटीमीटर है तो दर्पण किस प्रकार का होगा साथियों? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है साथियों। अनंत समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों? आभासी व सीधा बनेगा, ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 184 देखिए, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? D बराबर होता है 1/f साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, एक दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को साथियों दूरदृष्टि दोष में साथियों क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बिंब और लेंस के कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक बिंब के आकार का बने? तो ये आपको ही करना है, मैं आंसर बता रहा हूँ। पहला आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। अगला देखिए, फिर से न्यूमेरिकल है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा गया है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से कितनी दूरी रहेगी? तो साथियों लेंस का सूत्र लगाना है। राइट आंसर रहेगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ये नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है साथियों? वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है साथियों? +1 होता है। आवर्धन क्या होता है? +1। अगला है, लेंस की समता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लेंस की समता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, फोकस दूरी मीटर में होती है। अगला है, sin I बटा sin R बराबर n किस नियम किस नाम से जाना जाता है? यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? स्नेल का नियम कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, एक प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब लंबवत आएगी तो साथियों 0 डिग्री रहेगा। अपवर्तन कोण का मान ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए,
प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द कौन सा है? तो 7 रंगों में आप सभी को पता है विभाजित होता है, विबग्योर नाम से जाना जाता है, विबग्योर नाम से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, स्वस्थ आंक के लिए निकटतम बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ आंक के लिए निकटतम बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है साथियों। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो साथियों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है साथियों? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक का छोटा होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। किसी प्रश्न में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? तो साथियों, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाए तो साथियों प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक कांच के गुटके की क्षमता होगी। एक कांच के गुटके की क्षमता साथियों 0 होगी। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अवतल दर्पण द्वारा अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तब वस्तु की स्थिति क्या होगी? चलिए, 202 का राइट आंसर क्या रहेगा? 202 का राइट आंसर रहेगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 203 देखिए, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? सभी को पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम कहते हैं 7 रंगों के समूह को। विबग्योर जो हमने पढ़ा था। परितारिका किसके पीछे होती है साथियों? परितारिका किसके पीछे होती है? कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है साथियों। किसके? कॉर्निया के पीछे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 205 नंबर पे चलते हैं साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत की जा रही है। 5 वोल्ट की बैटरी, ये नया टॉपिक जुड़ा है विद्युत धारा वाला। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? आपने पढ़ा होगा V बराबर IR। V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V बट्टा I। क्या हो जाएगा साथियों? R बराबर हो जाएगा V बट्टा I। तो 5/2 करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो साथियों, प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है, वोल्ट किसका मात्रक है साथियों? वोल्ट आप सभी को पता है साथियों विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप सभी को पता है R बराबर होता है R1 + R2 + R3। ये किसके लिए है? श्रेणी क्रम के लिए। जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 ओम। देखिए साथियों, यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं? 3 ओम से ज़्यादा, तो 6 ओम आया। 3 ओम से ज़्यादा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है साथियों, याद रखना है आपको, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विभिन्न मान के प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोतों से जोड़ने पर प्रत्येक तार में क्या होगा? जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे साथियों तो राइट आंसर रहेगा धारा भिन्न भिन्न होगी परंतु विभवांतर एक समान रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया है 210 का। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 211 पर आ चुके हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक।
किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? V बराबर IR, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लगेगा आप करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 एम्पियर राइट आंसर आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी नहीं है साथियों? राइट आंसर रहेगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, एमीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन। अगला है, टी समय में प्रतिरोध आर में धारा आई प्रभावित होने पर किए गए कार्य का सूत्र क्या होगा? तो साथियों किया गया कार्य जो होगा वह होगा W बराबर आई स्क्वायर आर टी करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए, एक विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि इसमें 220 वोल्ट और 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए? V बराबर IR, आपसे पूछा गया है प्रतिरोध R बराबर V बटा I हो जाएगा साथियों। जैसे ही आप हल करेंगे राइट आंसर क्या आएगा? 11 ओम। ठीक है साथियों, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए, 20 ओम, 5 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे आप हल करेंगे राइट आंसर आएगा 2 ओम, ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है? तो 3 प्रकार से सूत्र बनता है। आई आर स्क्वायर नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं साथियों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है एक बंद वक्र में होती है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र जो है साथियों किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी पर, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, प्रवाहित धारा पर और परिनालिका के पदार्थ पर, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, दिक् परिवर्तक विभक्त वलय का उपयोग होता है। दिक् परिवर्तक विभक्त वलय का प्रयोग होता है दिष्ट धारा जनित्र में साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किससे प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, सर्पी वलय का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? सर्पी वलय किसमें लगे होते हैं साथियों? एसी जनित्र में, अल्टरनेटिव करंट जनित्र में, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किसने प्रतिपादित किया? तो ये साथियों प्रतिपादित किया था ओरस्टेड ने, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 227 देखिए, एक विद्युत जनित्र वास्तव में है, एक विद्युत जनित्र वास्तव में ऊर्जा को रूपांतरित करने की युक्ति है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या होता है साथियों? किसी चुंबक तथा कुंडली में परस्पर सापेक्ष गति से धारा उत्पन्न करनी पड़ती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, टी समय में प्रतिरोध आर में धारा आई प्रभावित होने पर किए गए कार्य का सूत्र नहीं है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा W बराबर IRT, ये सूत्र नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन सही आंसर। अगला देखिए 230, यदि R1 R2 व R3 तीनों समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समांतर क्रम के लिए है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? तो एक कूलाम आवेश जो है साथियों वह होता है आपका 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम नहीं है पूछा है साथियों 232 में, तो v² बट्टा टी बराबर नियतांक, ये ओम का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। 233 देखिए, हमारे देश में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा कितने सेकंड पश्चात अपनी दिशा में उत्क्रमित करती है। कितने सेकंड पश्चात अपनी दिशा में उत्क्रमित होती है या करती है साथियों। राइट आंसर है 1/100 सेकंड में, 1/100 सेकंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप होता है। तो साथियों कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वह शून्य विक्षेप होता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर बनेगा। अगला है वोल्टमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखिए 236 नंबर साथियों, 236 नंबर क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है साथियों, सभी को पता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। साथियों आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, FS कोस थीटा, W बराबर FS कोस थीटा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 238 नंबर देखिए, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv², तो हो जाएगा 1/2 mv², ऑप्शन नंबर 4। 239 देखिए, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान mgh सूत्र होता है साथियों, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों, शक्ति का मात्रक वोट होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। आप इसको हल करेंगे साथियों, राइट आंसर आपका आएगा 40 जूल, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान क्या होता है साथियों, स्थिर रहता है। कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है यदि एक वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो साथियों गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 1/2 mv² होता है तो 4 गुनी हो जाएगी, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्यावसायिक मात्रक आपसे पूछा गया है साथियों, क्या होता है, किलोवाट घंटा, kWh, ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए 245 नंबर, एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा से x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा साथियों 1/2 kx², दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक नहीं है साथियों, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता रहता है साथियों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, 2 स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 व K2 है, उनमें खिंचाव x उत्पन्न किया जा रहा है, तो इनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा E1 व E2 है, तो E1 व E2 का अनुपात कितना होगा। जब इसको अनुपात में रखेंगे तो यह आएगा K1/K2 साथियों, K1/K2 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा K1/K2। आगे बढ़ते हैं 249 की ओर, पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, पिंड की प्रारंभिक चाल पर निर्भर नहीं करता है साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 250 नंबर देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी। दोगुना करने पर वृद्धि हो जाएगी साथियों 300% की, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 251 नंबर देखिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि करने पर संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो साथियों संवेग में प्रतिशत 0.5% की वृद्धि हो जाएगी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी निकाय पर सर्क से आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान किसके तुल्य होता है। किसी निकाय पर
संरक्षी आंतरिक बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान जो होता है वो किसके तुल्य होता है साथियों? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो साथियों इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p²/2m, p²/2m। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम का क्या अभिप्राय है? ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या अभिप्राय है साथियों? राइट आंसर रहेगा सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति का मान कितना होगा साथियों? शक्ति का मान क्या हो जाएगा? Fv हो जाएगा साथियों, Fv। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, समता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 257 नंबर पर आ चुके हैं। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, वह, तो राइट आंसर हो जाएगा कोई कार्य नहीं कर रहा है। विस्थापित नहीं हो रही है तो कोई कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है। समय t व पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुक्रमानुपाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? t⁵3/2, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसका वेग कितना होगा? तो उसका वेग साथियों क्या रहेगा? 1.4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, 1 न्यूटन भार की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर 1 जूल होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन भार की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर 1 जूल होगी? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 1 मीटर पर, ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लीजिए, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित कौन है? तो खेजड़ली के बलिदान से संबंधित अमृता देवी है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, भूजल संकट के कारण क्या हैं? भूजल संकट के ये सभी कारण हैं साथियों: जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन और जल की अधिक मांग। ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर। अगला देखिए, लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित किससे है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है साथियों? उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा संकटग्रस्त वन्य जीवों से, दुर्लभ वन्य जीवों से और विलुप्त जातियों सभी से। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान के किस जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है? तो यह है अलवर में साथियों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, 265 सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। रीट 2018 में आया था ये सवाल। तो सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में होती है साथियों? एंथ्रेसाइट में होती है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? भस्मीकरण उपयुक्त रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? ये नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके। राइट आंसर रहेगा धात्विक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है साथियों। अगला देखिए, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है? भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है साथियों? 0.4 से 0.6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद किससे बनाई जा सकती है साथियों? घरेलू कचरे से और कृषि अपशिष्ट दोनों से बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाज किस कुल के पादप है साथियों? अनाज जो है वो किस कुल के पादप है साथियों? तो राइट आंसर के क्या रहेगा साथियों? पोएसी कुल के पादप है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी चावल की उन्नत किस्म है? चावल की उन्नत किस्म कौन सी है साथियों? यहाँ पर बताना है आपको रत्ना। रत्ना राइट आंसर रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2।
अगला देखिए, जड़ से प्राप्त सब्जी है, जड़ से प्राप्त सब्जी कौन सी है साथियों? आलू राइट आंसर रहेगा, जड़ से प्राप्त है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बकरियों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बकरियों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा है? दूसरा स्थान है साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 275 है, प्रवाल किस संघ के जीवों का कंकाल है? प्रवाल किस जीवों के संघ का कंकाल है? सिलेंट्रेटा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है साथियों? गिर, ये गाय की है, भैंस की नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कार्मिनिल अम्ल किस कीट में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कार्मिनिल अम्ल साथियों याद रखना है आपको, कोचिनाल में पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अश्वगंधा का कौन सा भाग औषधि के रूप में उपयोग करते हैं? तो अश्वगंधा का कौन सा भाग जड़ औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, रेशम कीट किस संघ का जीव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशम कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ का जीव है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई होती है? तो मापक इकाई क्या होती है साथियों? प्रजाति होती है। जैव विविधता से संबंधित अब क्वेश्चन आ रहे हैं, जैव विविधता नया टॉपिक जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? कृषि सहयोग के हिसाब से भारत जो है साथियों वह 7वें नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कुल जो है साथियों 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांगे डॉल्फिन राइट आंसर होगा साथियों, पहला ऑप्शन गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है? तो साथियों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नीचे है, राइट आंसर रहेगा इंडो बर्मा, ये आता है भारतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये आपके रीट के पेपर में 2021 में छपने वाला है साथियों, आप इसको याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया साथियों? 2010 में मनाया गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो साथियों 4000 जो है जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा गया जाता है? तो भ्रामक धारणाओं के कारण जो है ग्रामीणों द्वारा गोयरा मारा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था साथियों? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था साथियों, रियो डी जेनेरियो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला है, कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन में कौन सा पादप लगाया गया था? तो साथियों बोटेनिकल गार्डन में कौन सा लेंटाना लगाया गया था साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, IUCN द्वारा जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से कितने संवर्गों में बांटा गया है? तो साथियों कितने में बांटा गया है? 5 संवर्गों में बांटा गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, कितने प्रतिशत औषधियों को वनस्पति से प्राप्त किया जाता है? कितनी प्रतिशत औषधियों को वनस्पति से प्राप्त करते हैं? 40% औषधियाँ वनस्पति से बनती है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में वर्ष 1600 के बाद अब तक लगभग कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है? तो साथियां ये हो गई है 700 प्रजातियां विलुप्त, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग किया जाता था। मेंढक की टांगों का उपयोग करते थे साथियों खाने का स्वाद बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, भारत सरकार ने मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध कब लगाया? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 1987 में। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ था साथियों 2010 में, राइट आंसर दूसरा ऑप्शन। जैव विविधता के कितने स्तर हैं?
तो साथियों जैव विविधता के आपके 3 स्तर हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए 298, सिनकोना पौधे की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किस इलाज के लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट है। तो साथियों सिनकोना का उपयोग असाध्य कैंसर में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 299, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है साथियों भोपाल में बनाया गया है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 300 देखिए, जैव ईंधन बनाया जाता है, जैव ईंधन बनाया जाता है साथियों करंज पौधे के बीजों से, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति में जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? एक ही प्रजाति में जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता आनुवांशिक विभिन्नता होती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे क्लास 10 के साइंस के कुल 301 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो रही हो या कोई आंसर इधर उधर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको PDF जो है टेलीग्राम रहमत राज मैथमेटिक्स पे मिल जाएगी। धन्यवाद।